गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। क्या होता है न्यूक्लियस। तो पहले भी आपको मैंने बोला था कि न्यूक्लियस को डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। तो अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास भी अपना मेम्ब्रेन होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसके पास भी अपना मेम्ब्रेन होता है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मगर कितने होते हैं? 2 होते हैं, इसलिए मैंने लिखा डबल। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं? डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो एक को कहेंगे जो बाहर का होगा उसको बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो अंदर का होगा उसको बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? वो डबल होता है, डबल लेयर्ड होता है। 2 लेयर्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो 2 लेयर में होता है। जो अंदर का होगा उसको बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो बाहर वाला लेयर होगा उसको बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। तो यहां पे मैंने रखा है जैसे ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है। अब इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म से कोई सब्सटेंस जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस से कोई सब्सटेंस बाहर आएगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्या आप याद रखोगे, न्यूक्लियस जो होता है उसके पास डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। बाहर वाले को हम कहेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब इस न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है, या इन न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है? इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म से कोई सब्सटेंस जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस से कोई सब्सटेंस बाहर आएगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? इस न्यूक्लियस के अंदर देखा गया है कि जब सेल डिवाइड होती है, मतलब जब एक सेल से 2 सेल बनने वाले हैं, अभी नहीं बने, मतलब जब सेल डिवाइड होने वाली है। सेल डिवाइड का मतलब क्या हुआ? एक सेल से 2 सेल बनना। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल से 2 बनेंगे, ये डिवाइड होगी, ये एक सेल, ये एक सेल, इसको बोलते हैं सेल डिवाइड होना। तो देखा गया है कि जब सेल डिवाइड होने वाली है उस टाइम उसके न्यूक्लियस के अंदर देखा गया है क्या? क्रोमोसोम्स होते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है उस टाइम उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा गया है? क्रोमोसोम देखा गया है। और ये क्रोमोसोम क्या होता है? ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कैसा होता है? विजिबल, जो आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देगा। जब हम सेल के न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो वहां पे जब अगर सेल डिवाइड होने वाली है वहां पे आपको उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखाई देगा? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो विजिबल होगा, मतलब जो आपको दिखाई देगा। और उसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है? इस क्रोमोसोम के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। इस क्रोमोसोम के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। किस लिए इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है? इनहेरिटेंस के लिए। अगर आपसे कोई बोलेगा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, आपको बोलना है कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन वो बाद में यूज कहां पे होती है? वो यूज होती है इनहेरिटेंस के लिए। अब आप कहोगे कि सर इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कैरेक्टर्स का जाना। कहां से? पेरेंट से जो आने वाली नस्ल है, मतलब पेरेंट से कहां तक? उनके आने वाले बच्चे तक। अब जो सारे वो कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर होती है? क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। और वही कैरेक्टर्स बाद में पेरेंट से जाते हैं किसके अंदर? बच्चे के अंदर। तो कैरेक्टर्स का जाना कहां से? पेरेंट से किसके अंदर? बच्चे के अंदर। उसी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। और इन सारे कैरेक्टर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो किसमें होती है? क्रोमोसोम्स में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? डीएनए की फॉर्म में होती है। तो अगर आप बोलोगे कि जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है,
डीएनए जो है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है किस लिए? इनहेरिटेंस के लिए। ये भी आप बता सकते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किस लिए? इनहेरिटेंस के लिए। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? सारी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर होती है जो बाद में इनहेरिटेंस जाती है। इनहेरिटेंस का मतलब जो बाद में इंफॉर्मेशन या जाती है किसके अंदर? पेरेंट से बच्चे के अंदर। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर्स का जाना पेरेंट से बच्चे के अंदर, और वो कैरेक्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है? क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। किसकी फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम किसका बना है? डीएनए के बना होता है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि जो क्रोमोसोम है ये दो चीजों का बना होता है, एक तो डीएनए, दूसरा प्रोटीन का बना होता है। और डीएनए की फुल फॉर्म आपको मैंने बताया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इन शॉर्ट आप याद रखो, या तो आप ऐसे याद रखो कि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस के लिए, मतलब कैरेक्टर्स का जाने के लिए। कहां से? पेरेंट से बच्चे के अंदर। मतलब जो सारे कैरेक्टर्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स माँ बाप के जाते हैं किसके अंदर? बच्चे के अंदर। तो उन सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन किसके अंदर थी? या तो डीएनए के अंदर बता सकते हैं, या तो किसके अंदर होती है? क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। क्योंकि क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। और डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन सारी होती है किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए। अब जो डीएनए है या क्रोमोसोम है ये किसका बना होता है? ये डीएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। अब बाद में डिस्कस करेंगे कि जो ये डीएनए होता है, इस डीएनए में कौन सा हिस्सा जो काम करने वाला है? फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है काम करने वाला। डीएनए जो है ये बहुत बड़ा होता है। अब उस डीएनए में कुछ हिस्से, कुछ सेगमेंट का कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट काम करने वाला होता है, फंक्शनल होता है, उसी को बोलते हैं जीन। अगर आपसे क्या बोला गया व्हाट इज जीन, तो आपको बोला कि एक फंक्शनल सेगमेंट, एक छोटा हिस्सा होता है किसका? डीएनए का होता है, मगर कैसा होता है? फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब काम करने वाला। तो जो काम करने वाला हिस्सा या जो काम करने वाला सेगमेंट या काम करने वाला पार्ट जो होता है इसका डीएनए का, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीन। और उसके बाद जब सेल डिवाइड नहीं होती, जब सेल डिवाइड नहीं होती है उस टाइम जो ये डीएनए है, ये डीएनए आपको मिलेगा किसके फॉर्म में? क्रोमेटिड की फॉर्म में। जब सेल डिवाइड होगी उस टाइम आपको डीएनए मिला किसकी फॉर्म में? क्रोमोसोम की फॉर्म में। मगर अब सेल डिवाइड नहीं होगी, अब सेल को डिवाइड नहीं होना है, उस टाइम जो आपको डीएनए मिलेगा वो आपको किसकी फॉर्म में मिलेगा? क्रोमेटिड की फॉर्म में मिलेगा। और क्रोमेटिड कैसा था? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये आपको धागे की शेप में मिलेगा। मगर क्रोमोसोम किसकी शेप में है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोमेटिड किसकी शेप में है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जब सेल डिवाइड होगी उस टाइम आपको डीएनए मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। मगर जब सेल डिवाइड नहीं होनी है, सेल डिवाइड होगी नहीं, अब सेल को डिवाइड नहीं होना है, उस टाइम जो डीएनए है वो आपको मिलेगा किसकी फॉर्म में? क्रोमेटिड की फॉर्म में। और क्रोमेटिड क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, सेल को मतलब ऐसे डिवाइड होना, इसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। सेल को किस फॉर्म में रहना है, जितने भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है उन सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस करता है। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, सेल को रिप्रोड्यूस होना है, सेल के अंदर किसी चीज का बनना है, सेल को कैसे बनना है, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होना है, वो सारी एक्टिविटीज कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी की तरह सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। वैसे ही सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी काम होती है, उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो इसलिए न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। तो आगे हम कल डिस्कस करेंगे। सेल के टाइप्स दो है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी है यूकैरियोटिक सेल, वो हम कल डिस्कस करेंगे।